गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि मार्च 2024 में BSc यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का पेपर किस तरह से रहेगा। तो उसका प्रैक्टिस पेपर जो यहाँ पर है, उस प्रैक्टिस पेपर को हम देखते हैं कि भाई किस तरह से हमारा नया पैटर्न 2024 से लागू होने जा रहा है हरियाणा बोर्ड में। ये एग्जैक्ट CSC जैसा पैटर्न रहेगा। जिस तरह से CBSE में क्वेश्चंस आते हैं, भाई वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन्स आते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस वहाँ पर रहते हैं, बाकी सारा पेपर सेम उसी तरह से रहेगा। तो आप देखते हैं किस तरह से ये हमारे मार्च 2024 में BSc के क्वेश्चन पेपर्स, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है किस तरह से रहने वाला है और किस तरह से इस पेपर से आप लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर बच्चे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4 से 6 पेपर्स अच्छे से कर लेते हैं, तो उन बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपने स्कोर को बहुत अच्छे से लीड कर जाएंगे, 95 प्लस चले जाएंगे। या फिर जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं या फिर जो बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, वो भी अपना आसानी से पास हो सकते हैं। तो आप देखते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 70 रहना है। 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा। इसमें ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप लोग इन जर्नल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो पेज वाइज, सभी पुस्तक के बारे में, आंसर शीट के बारे में, पेपर के बारे में, क्वेश्चन नंबर्स के बारे में। तो इस तरह से ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी हुई हैं। हम सीधा क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा इनमें से सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। करिए आप, कौन सा है सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो आपने देखा, तो इसमें कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, तो क्या है ये एक मेटल दूसरे मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने कर लिया होगा, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वैल्यू ऑफ KH फॉर ए गैस इज। किसी गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें क्या होती है। तो आप लोग इसको कर सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या है, आप लोग जानते हो, बताइए आंसर। तो SI यूनिट कंडक्टिविटी की होती है साइमन पर मीटर, साइमन मीटर इनवर्स। क्या होती है, साइमन पर मीटर। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इनमें से कोरोजन का, रस्टिंग का एग्जाम्पल क्या है। तो कौन सा है, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो रस्टिंग का एग्जाम्पल इसमें होगा टर्नेसिंग ऑफ सिल्वर, ये भी कोरोजन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो मेन एग्जाम्पल छोटे से बच्चे को ही सिखाते रहते हैं। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, तो यहां पर ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, रस्टिंग के हैं। तो इसलिए आंसर क्या लोगे आप लोग, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए, कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर एंड पॉजिटिव रहेगी, कभी भी 0, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में ए क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, तो ए रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा
वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करेगा। तो यहां पर हम देखेंगे, आप लोग बताइए कौन सा होगा आंसर। तो आपने देखा होगा स्कैंडियम, तो स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 4s2 3d1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट? इनमें से कोबाल्ट का कौन सा कंपाउंड है? तो आप लोग करिए, विटामिन B12 यहां कोबाल्ट होता है, क्लोरोफिल यहां पर मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन यहां पर आयरन होता है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन B12। कर सकते हो। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फिनकल स्टेन रिएक्शन? फिनकल स्टेन रिएक्शन आप लोगों ने की है, तो क्या है फिनकल स्टेन रिएक्शन? ए हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है इन विच एल्काइल हैलाइड यानी एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद KI और NaI undergo halide exchange to form alkyl iodide. This is called Finkelstein reaction. तो आपने कर लिया होगा, क्या आंसर हो जाएगा? फिनकलस्टीन रिएक्शन में कौन सा यूज होता है? आप लोगों ने कर लिया होगा NaI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अब यहां पर आप लोग देखते हो कि बॉइलिंग पॉइंट किसका लोएस्ट होगा? बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट पे सबसे कम एन ब्यूटेन, उसके बाद सबसे कम ये हो जाएगा। तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा। अगर इसमें इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते तो ब्यूटेन के बाद ईथर होता, ईथर के बाद एल्डिहाइड होता और सबसे ज्यादा होता एल्कोहल का, क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ सिनामएल्डिहाइड? अब आप लोगों ने यहां देखा होगा कुछ ग्रुप्स होते हैं भाई सिनामाइल। देखो यहां पर सिनाम ग्रुप जो रहता है वो क्या रहेगा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH, तो आ जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH। तो ये सिनामाइल ग्रुप है। अगर भी लगा देते हैं तो यहां पर ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा क्रोटोमाइल, क्रोटोन ग्रुप हो जाएगा। अगर इसको इधर रोटेट कर देते आप लोग CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये बन जाता एलाइल ग्रुप। और अगर इसमें सिर्फ ये रखते CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये हो जाता विनाइल। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सिनाम, ये हो जाएगा क्रोटॉन, ये हो जाएगा एलाइल और ये हो जाएगा विनाइल। तो आपको यहां पूछा गया है स्नाम एल्डिहाइड, तो स्नाम एल्डिहाइड, अब यहां स्नाम पर एल्डिहाइड CHO लगा दो आप लोग। CHO जब लगाओगे तो 1 2 3 फिनाइल प्रॉप, 3 कार्बन है, 3 फिनाइल प्रॉप 2 in 1 हल। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 फिनाइल प्रॉप 2 in 1 हल। स्नाम, क्रोटॉन, एलाइल, विनाइल, ये ग्रुप आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाइप ऑफ आइसोमरेज बिटवीन प्रोपेन 1 अमीन एंड प्रोपेन 2 अमीन? अब इस तरह से IUPAC में अगर वर्ड रूट फिक्स है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो आप लोग जान सकते हो क्या हो रहा है? पोजीशन बदल रही है और पोजीशन चेंज हो रही है। तो कौन सा आइसोमर हो गया बच्चों? पोजीशन आइसोमर। तो यहां पर आंसर इसका हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। कौन सा हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर इसका आंसर हो जाएगा। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकराइड? कौन सा डाइसैकराइड नहीं है? तो क्या कर सकते थे? तो इसमें सुक्रोज डाइसैकराइड है, माल्टोज डाइसैकराइड है, लैक्टोज डाइसैकराइड है। तो कौन सा डाइसैकराइड नहीं है? यहां पर डाइसैकराइड नहीं होगा, राइबोज। कौन सा नहीं होगा? राइबोज। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है? तो आप लोग बताइए कौन सा रहेगा? ब्लड क्लॉटिंग में जो इन्वॉल्व विटामिन होता है, विटामिन K।
ई एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, विटामिन सी पायरिया, सिट्रस फ्रूट्स, स्किन, विटामिन ए आइज। तो इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ टू। अब देखिए यहां पर ये नया पैटर्न ऐड किया गया है असर्शन रीजन का। इसमें क्या है, चार ऑप्शन जो बनाए होंगे उन चारों ऑप्शंस में आपने ध्यान रखना है कि भाई असर्शन राइट है, रीजन राइट है, रीजन असर्शन का कंप्लीट या एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर असर्शन रॉन्ग है, रीजन राइट है, या रीजन रॉन्ग है, असर्शन राइट है। तो इस तरह से इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डरने की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो अब इसमें मान लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड इज डिफिकल्ट देन द स्टडी ऑफ लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड्स की स्टडी लेंथेनॉइड्स की स्टडी से डिफिकल्ट है। रीजन है इसका एक्टिनॉइड आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब देखो मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, ये सही है। दूसरा, एक्टिनॉइड्स की स्टडी लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, ये भी राइट है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपने कौन सा आंसर देना था? तो आंसर आपने देना है कि भाई A is true but R is false, A is false but R is true, both A and R are true and R is not the correct explanation। और A था इसमें both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो आपने इसमें आंसर देना था कि दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट असर्शन रीजन है आपका 16। assertion A, thiocyanate ligand can cause linkage isomerism। रीजन है इसका एम्बिडेंट लिगेंड रिजल्ट इन लिंकेज आइसोमेरिज। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना है, एम्बिडेंट लिगेंड वो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनमें दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक डोनर एटम से डोनेट करेगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई क्या कहा गया है, थायोसाइनेट SNC या फिर CNS। तो यहां पर क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड ही लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है, इसलिए असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन असर्शन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 में है असर्शन एल्कोहल आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। रीजन इसका दिया है एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। एल्कोहल पानी में आसानी से घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं? उन्होंने कहा है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। तो यहां पर दोनों राइट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एल्कोहल वाटर में जब घुलेगा तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके ही डिसॉल्व होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आ जाएगा 18। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वही असर्शन रीजन है, तो आप लोगों ने आंसर देना है। असर्शन इसका है व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड वी गेट ए न्यूक्लियोसाइड। तो ये यहां पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा या पढ़ा है कि न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ करके PO4 3 नेगेटिव से जुड़ करके तब ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो ये रिवर्स दिखा रहा है, वो कह रहा है कि भाई न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू गेट, तो ये गलत। ये सही कब हो सकता था? जब न्यूक्लियोटाइड यहां होता और यहां न्यूक्लियोसाइड होता, यानी न्यूक्लियोसाइड
4 3 नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर के न्यूक्लियोटाइड बनाता है, इसलिए ये गलत है। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर, ये राइट है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, पॉलीएस्टर्स होते हैं या डाइएस्टर, इसके फॉस्फेट के एस्टर्स होते हैं या फॉस्फेट के डाइएस्टर्स इनको कह सकते हो। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इनके बीच में प्रेजेंट होती है, तो ए गलत है, आर सही है। आपने ऑप्शन देखना है इसमें कौन सा है, तो एज, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, एज फॉल्स। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए फॉल्स बट आर एज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19। अब यहां से आपके एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन चल जाते हैं। भाई 19 क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आपको पता होगा भाई आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, तैयार कर चुके हो। भाई आइडियल में क्या हो, ये रॉल्स लॉ को रॉल्स लॉ फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, यानी जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा, कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, डेल्टा वी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा आइडियल के केस में, यहां पर जीरो नहीं रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन, या फिर नेगेटिव रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इक्वल टू जीरो इन आइडियल केस, नॉन आइडियल में डेल्टा एच ये भी जीरो नहीं रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है, तो इसको आप कर सकते हो, एक्सोथर्मिक हो सकता है या फिर एंडोथर्मिक हो सकता है। चौथा पॉइंट इसका है, फोर्थ पॉइंट आप इसमें दे सकते थे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इक्वल रहेंगे। यहां पर जो फोर्स है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, सभी के पार्टिकल्स के, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इक्वल रहेगा, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप आइडियल एंड नॉन आइडियल को डिफरेंस कर सकते हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। या फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोगों को दे रखा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मीथेनॉल। तो किस तरह से आप बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने नॉर्मलिटी में इसमें किया हुआ है, तो यहां पर कर भी सकते हो, प्रैक्टिकल्स में भी ये पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू mw अपॉन 1000। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व किया है, ये मोलरिटी है, यहां पर मोलर मास, ये वॉल्यूम इन ml। तो क्या है, वॉल्यूम इन ml है, यहां पर मोलर मास है, यहां पर मोलरिटी है, यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम। तो आपको यहां दिया हुआ है भाई सब कुछ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 इन मीथेनॉल। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो आपने x कैलकुलेट करना था, यहां सिंपल सा मोलरिटी आपको दे रखी है 0.15, आपका बाय बेंजोइक एसिड 7 ×
12 प्लस में 1 इंटू 6, हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू 16, तो आपका 122 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। 122 इंटू में वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 250 ml अपॉन 1000। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी भाई, निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपको जो वेट है ये आ जाएगा 4.575 ग्राम पर मोल। कर सकते हो, इतना ग्राम पर मोल वेट आपको मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते थे। नेक्स्ट, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ हो जाएगा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q क्या होता है, करंट इनटू टाइम, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। I यहां पर करंट इन एम्पियर और T टाइम इन सेकेंड। तो यहां से W यानी जो वेट है इक्वल टू ZIT, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट द वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज Q के या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इंटू T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये हमारा कहता है फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ क्या कहेगा, सेकेंड लॉ का जब हम देखेंगे तो सेकेंड लॉ में कहा था when we pass same amount of electric current in two different solutions of two different substance or different electrolytes, then the weight deposited or liberated is directly proportional to equivalent weight of substance। यानी जो वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, W इक्वल टू E। अब यहां से दो कंडीशन आप बना लेते हो, दो कंडीशन अगर बना लेते हो तो W1 E1, W2 E2, दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करिए, W1 W2 इक्वल टू E1 E2 आ जाएगा। यहां से फिर आप W और इक्विवेलेंट वेट दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं। ZIT यानी W1 ZIT, तो यहां सा आपने कर सकते थे Z1 IT सेम रखना है क्योंकि सेम लिया है, इनको भी डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा Z1 अपॉन Z2। तो ये इन दोनों को जब आप लोग कोरिलेट करते हो तो क्या आ जाएगा, E आ जाता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z आ जाएगा, यानी E इक्वल टू FZ, और यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो E बाई F। Z क्या आ गया, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि भाई जो वेट है, जो वेट आप डिपॉजिट करोगे तो वेट इक्वल टू हो सकता है ZQ हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है ZIT हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है E ओवर FQ हो सकता है, इक्वल टू E ओवर FIT। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका एग्जांपल, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जो बाई मॉलिक्यूलर हो लेकिन उसका ऑर्डर 1 हो। तो दीज आर द बाई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस विच हैव ऑर्डर 1 आर कॉल्ड एज स्यूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा कि वो केमिकल रिएक्शंस जिनका ऑर्डर क्या हो, स्यूडो फर्स्ट में बाइमॉलिक्यूलर reactions having order of reaction 1 are called pseudo first order reactions। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एग्जांपल इसका आप दे सकते हो, एग्जांपल इसका ले सकते थे, क्या एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर COOC2H5। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हो तो यहां पर जो H2O है ये एक्सिस में लिया गया है, एसिडिक मीडियम में आप लोगों ने इसको हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का C2H5OH। देखने में ये लग रहा है कि भाई ये 2 होना चाहिए था ऑर्डर इसका बाइमॉलिक्यूलर, लेकिन ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1। ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या हैं, व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन ट्रांजिशन कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, those transition compounds which have small atoms such as hydrogen, nitrogen, carbon, hydrogen, nitrogen, carbon in their voids, interstitial sites, holes, voids, sites, hole, यानी those transition compounds, metals which have small elements atoms in their lattice sites, voids, holes are called interstitial compounds। ये स्मॉल एटम हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्टील और इस तरह से ये बन सकते हैं। दूसरा, why are such compounds well known for transition metals। ट्रांजिशन due to bigger size of transition metals and close crystalline structure having voids in their structure, transition metals form interstitial compounds। तो कर सकते थे इस तरह से। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, राइट वुर्ज रिएक्शन। व्हाट इज वुर्ज रिएक्शन, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड on reaction with active sodium metal in presence of dry ether या in dry ether, तो to form higher alkane, this is called Wurtz reaction। तो क्या होगा बच्चों वुर्ज रिएक्शन? वुर्ज रिएक्शन बड़ा सिंपल है, एल्काइल हैलाइड on treatment with sodium metal in dry ether gives higher alkane, this is called Wurtz reaction। आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हो। या फिर what are ambident nucleophile, give an example। ambident nucleophile, those nucleophiles which have 2 electron donor site। क्या हो बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट्स उसमें हो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट्स हो या एटम्स हो जिनसे हो, बट एट ए टाइम डोनेट बाय 1 डोनर एटम, 1 डोनर एटम से एक बार में डोनेट करे। इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका CN, C से डोनेट कर सकता है या फिर N की लोन पेयर से डोनेट कर सकता है, या तो इसके आयन से या इसके लोन पेयर से डोनेट कर सकता है। NO2 N की लोन पेयर से डोनेट कर सकता है या फिर ONO इससे डोनेट कर सकता है। तो इस तरह के इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को और में जो है कर सकते हो।
नेक्स्ट आ जाता है राइट 2 यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यूज लिखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या 2 यूज हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के? 2 यूज इसके हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड 5 to 8% एसिटिक एसिड यूज्ड एज विनेगर, सिरका, विनेगर या सिरका। 5 to 8% एसिटिक एसिड, तो ये यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव्स, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव्स। दूसरा सपोनिफिकेशन, हायर फैटी एसिड्स ऑन सपोनिफिकेशन गिव्स सोप। तो सोप फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। साबुन अगर आपको बनाना है, सोप फॉर्मेशन, हायर फैटी एसिड्स, हायर फैटी एसिड्स, तो यहां पर इनको यूज कर सकते थे। ये यूज इसका हो सकता है एज ए प्रिजर्वेटिव्स, इन सैपोनिफिकेशन या फॉर्मेशन ऑफ सोप। तीसरा आप कर सकते थे एज ए कोगुलेंट, एसिटिक एसिड ऑल्सो यूज्ड एज इन कोगुलेंट्स। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। इन कन्वर्जन्स को आप कैसे करेंगे? इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक क्या होता है भाई? CH3COOH इथेनोइक एसिड है। आपको हमने रिएजेंट करा रखे हैं LiAlH4, LiAlH4, ये रिड्यूस कराएगा अप टू एल्कोहल, तो यहां इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2OH फॉर्म हो गया इथेनॉल। अब यहां जब इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा तो इथेनॉल, यहां पर आप लोगों को और रिएजेंट यूज करा रखा है SOCl2, PCl3, PCl5। क्या फंक्शन है? OH को हटा करके यहां पर CH3, CH2Cl ऐड कर लेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएजेंट आपको कराया है KCN। ये रिएजेंट्स आप वीडियोज में कीटोकेमिस्ट्री में देख सकते हो, सारे रिएजेंट करा रखे हैं, सारी नेम रिएक्शंस करा रखी हैं। KCN तो यहां से रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा CH3CH2CN। उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट मिनरल एसिड, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से ब्रेक हो जाएगा, 3 OH जोड़ेंगे, अनस्टेबल होगा और यहां पर प्रोपेनोइक एसिड इस तरह से फॉर्म हो जाएगा CH3COOH। तो आप बना सकते थे इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कन्वर्ट नाइट्रोसोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन। नाइट्रोसोमीथेन CH3NO2, भाई इसका रिडक्शन करा दो, FeHCl रिडक्शन करा दिया, CH3NH2 बन गया। अब आपने एक रिएक्शन, नेम रिएक्शन की हुई है, नेम रिएक्शंस की भी सभी की वीडियो आपको दे रखी है। तो क्या हो जाएगा भाई? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH, तो यहां आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं? कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3NC बन जाएगा। उसके बाद इसका क्या करिए आप? रिडक्शन करा दीजिए, तो सेकेंडरी अमीन यहां फॉर्म हो जाएगा H किसकी प्रेजेंस में? Na प्लस इथाइल एल्कोहल ETOH। कोई भी रिड्यूसिंग रिएजेंट यहां पे लिया, रिडक्शन इसका करा दिया, तो इस तरह से डाई मिथाइल अमीन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से इस कन्वर्जन को कर सकते थे। डाई मिथाइल अमीन, रिडक्शन किया, मिथाइल अमीन बनाया, क्लोरोफॉर्म KOH, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ, रिडक्शन किया और यहां पर डाई मिथाइल अमीन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
An aqueous solution 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? बड़ा सिंपल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बड़ा आसान सा आप इसको कर सकते थे। क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल वाला ये सॉल्यूट का है और कैपिटल सॉल्वेंट है। तो यहां पर आपको दे रखा है कि भाई ये क्या दे रखा है, यहां पर ये PS है और P नॉट आपको पता है 1 ATM, अगर ATM में होता तो इसको 1.013 बार। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इक्वल टू कितना लिया है यहां पर 2% लिया, यानी 2 ग्राम। M कैलकुलेट करना है इनटू वाटर है, एक्वस है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 100 में से जब 2 जाएगा तो कितना बात 98 मिल जाएगा, 98। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास यहां पर आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। तो ये मोलर मास ऑब्टेन्ड हो जाएगा 41.35। तो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 के बढ़ाने पर जो रेट है डबल हो जाता है। टेम्परेचर फ्रॉम 298 से अगर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट डबल 2 के हो जाएगा। तो आपने EA कैलकुलेट करना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, क्या था इसका फॉर्मूला था log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहां पर दे रखा है T1 ये है, T2 हो जाएगा, इसमें 10 और जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 308। E यहां पर पूछा गया है, आपको निकाल सकते थे तो ये आ जाएगा log 2K अपॉन में K इक्वल टू EA 2.303 और R की वैल्यू कितनी होती है 8.31। तो यहां पर आ जाएगा 8.31 इंटू में 1/298 माइनस 1/308। इसको आप अब यहां log, तो ये आ गया log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301। तो 0.301 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.31 इंटू में 1/298 माइनस 1/308। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको EA की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो 52.9 किलो जूल पर मोल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय
डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी एक रिएक्टेंट के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन होता हो। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच one element of any one reactant undergo oxidation as well as reduction are called as disproportionate reactions। तो एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपने लिया H2O2। H2O2 यहां पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है 2H2O, तो यहां पर ऑक्सीजन हो गया -2 प्लस में O2, यहां हो गया 0। तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ ए सिंगल एलिमेंट टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस। तो ये इसका एग्जाम्पल है, और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते थे। मान लो ये ले सकते थे MnO4 2 नेगेटिव, तो यहां पर इस रिएक्शन को, तो ये 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस 2H2O। तो यहां पर देखोगे, यहां पर अगर देखते हो Mn, तो Mn आपको ऑक्सीजन स्टेट में किस में मिलेगा? +6। यहां पर देखते हो तो यहां पर आपको मिलेगा +7। तो यहां पर तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां पर देखोगे +4, +6 से +4, तो रिडक्शन हो गया। तो ये क्या हो गई रिएक्शन? ये रिएक्शन हो गई डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। कर सकते हो? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट, और में कर सकते थे, इंडिकेट द स्टेप प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर से K2Cr2O7 कैसे बना सकते हो? इसे 3 स्टेप में आप प्रिपेयर कर सकते हो। पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। तो स्टेप फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेप आपका है, फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइट ओर से हम सोडियम क्रोमेट बनाएंगे, और ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो हो सकता है इस बार आप लोगों का भी इससे बेनिफिट हो जाए, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। इसलिए इन पेपर्स को बच्चों पूरा करना है आपने, ये बहुत फायदेमंद आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट K2Cr2O7 फर्स्ट स्टेप में जब देखोगे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम क्रोमेट। तो यहां पोटासियम क्रोमेट Na2CrO फॉर्म होता है। किस तरह से होगा भाई? FeOCr2O3, इसको जब आपने यहां रिएक्ट कराया किससे? सोडियम Na2CO3। तो हम इसे बैलेंस नहीं कर रहे, आप लोगों को लिख के दे रखा है। उसके बाद O2, अगर चाहो तो कर सकते हो 7, यहां 8 हो जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने यहां क्या बनना है? तो यहां पर बन जाएगा Na2CrO4। तो यह है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट बनेगा, प्लस में Fe2O3 बनेगा, प्लस में यहां पर CO2 निकल जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। तो यहां पर 2 ले सकते हो, ये बन जाएगा। बैलेंस आप करोगे, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, यानी Na2CrO4 को जब हम H2SO4
के साथ हीट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, Na2Cr2O7, तो ये हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, प्लस में निकल जाएगा Na2SO4 प्लस H2O, क्या निकल जाएगा। तो यहां पर ये दो कंपाउंड यहां आपके बने थे वो दोनों यहां यूज हो जाएंगे, Na2Cr2O7 Na2SO4 H2O। नेक्स्ट में आपने करना है, थर्ड स्टेप में हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटासियम डाइक्रोमेट। तो ये जो सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन आपको मिला है Na2Cr2O7, इसको आप Ki कराएंगे, तो Ki से ट्रीट कराते हो तो ये बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस में ये निकल जाएगा NaI, तो यहां 2 लेने पड़ेंगे, ये 2। इस तरह से आप पोटासियम डाइक्रोमेट जो और में दे रखा है उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हेलो एरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। हेलो एरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। तो इसमें क्या है, हेलो एरीन्स को जब आप देखते हो तो हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें रेजोनेंस इजीली ऑब्टेन्ड हो जाएगा और इस हेलो एरीन की रेजोनेंस की वजह से यहां Cl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इस तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर के कार्बन और हेलोजन के बीच में यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, जबकि एल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस नहीं होता, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए एराइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव towards nucleophilic substitutions due to this resonance stabilized nucleus and gain partially double bond character between carbon and halogen molecule. That's why haloarenes are least reactive in comparison to haloalkanes. दूसरा, haloarenes benzene ring C6H5 and X halogen और बेंजीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेस पोलर रहेगा, आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि हेलो एल्केन्स में ये डिफरेंस ज्यादा रहेगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और रीजन दे सकते थे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता। फोर्थ एग्जांपल आप यहां ले सकते थे कि ये बल्कि ग्रुप, बल्कि बेंजीन न्यूक्लियस, बल्कि बेंजीन न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियोफाइल रिपेल कर दिया जाएगा, दूर भगा दिया जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए एराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्काइल हैलाइड्स। कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी टर्सरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस को किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा इसका रिएजेंट है, टेस्ट है, हिंजबर्ग रिएजेंट। कौन सा है, हिंजबर्ग टेस्ट। रिएजेंट क्या होता है, ये C6H5SO2Cl,
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जब हम इसको देखते हैं तो ये प्राइमरी अमीन्स, अगर प्राइमरी अमीन हम यहां पर लेते हैं RNH2, प्राइमरी अमीन्स के साथ ये रिएक्ट कर जाता है C6H5SO2Cl। तो यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड इस तरह से ऑब्टेन्ड होता है S, ये यहां रिएक्ट कर जाएगा NH और ये आ जाएगा R। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N एल्काइल। क्या हो गया बच्चों, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड। इसको जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH ले सकते हो या एल्कली ले सकते हो, तो यहां पर क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूबल होता है ये, सॉल्यूबल या क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन में क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पर सेकेंडरी अमीन ले लेते RNHR और इसको रिएक्ट कराते हैं C6H5SO2Cl, तो यहां पर तो हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, रिएक्ट कर जाता है इसके साथ, सॉल्यूबल हो जाएगा सॉल्ट। तो यहां पर ये इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होता है S, तो क्या हो जाएगा NR। तो ये NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड फॉर्म हो जाएगा। और जब इसको आप NaOH में डिजॉल्व करेंगे तो ये इनसॉल्यूबल होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इनसॉल्यूबल होगा। ये सॉल्यूबल हो गया, क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल गया, यहां इनसॉल्यूबल हो जाएगा। और टर्सरी अमीन्स, अगर हम टर्सरी अमीन को देखें तो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, C6H5SO2Cl, तो यहां पर नो रिएक्शन यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे हिंजबर्ग टेस्ट के जरिए। प्राइमरी अमीन्स हिंजबर्ग टेस्ट के साथ टेस्ट करते हैं, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड फॉर्म करेगा जो NaOH में सॉल्यूबल होगा। सेकेंडरी अमीन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म करेगा जो NaOH एल्कली में इनसॉल्यूबल होगा। और टर्सरी अमीन रिएक्ट नहीं करेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट और में क्वेश्चन है, और वाले को ऑरली एक्सप्लेन करेंगे भाई। व्हाई आर अमीन्स आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल इन कंपैरिजन टू इन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अमीन्स एल्कोहल से क्यों लेस एसिडिक होते हैं? एल्कोहल्स के केस में यहां जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होता है एल्कोक्साइड फॉर्म होगा। एल्कोहल्स के केस में क्या होगा भाई? एल्कोक्साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से ये स्टेबल बन जाता है। जबकि अमीन्स के केस में यहां पर अमाइड फॉर्म होगा। एमाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन लेस, इसकी वजह से ये लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोक्साइड, जिसकी वजह से एल्कोक्साइड इजीली H पॉजिटिव आयन यानी H पॉजिटिव और प्रोटोनेशन आसानी से दे देगा, जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू एल्काइल अमीन्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाई प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमीन। प्राइमरी अमीन में जब हम देखेंगे तो प्राइमरी अमीन यहां RNH2
यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हायर एक्सट्रीम इन कंपैरिजन टू टर्सरी अमीन्स। तो टर्सरी अमीन्स में यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता। जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर नो H बॉन्डिंग, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा? फॉन। ध्यान रखना आप लोग, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। Cl रेयरली शो करता है, तो इसलिए ध्यान रखना फॉन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन होगा तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म शो करेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से प्राइमरी अमीन मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू टर्सरी अमीन्स। दैट्स व्हाई प्राइमरी अमीन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू टर्सरी अमीन्स। कर सकते हो? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन्स। तो यहां पर क्या कर सकते थे भाई? व्हाई आर एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन से स्ट्रॉन्गर बेस ये क्यों होते हैं भाई? एलिफेटिक अमीन्स में क्या हो जाएगा? इस तरह से रहेगा, तो यहां ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और एलिफेटिक में अगर हम देखते हैं CH3, CH2, NH2। पहला यहां पर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, यहां पर माइनस आई इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, lone pair of nitrogen atom in case of aliphatic amines does not involve in resonance. That's why easily available for protonation. While in case of aryl amines, lone pair electron of nitrogen involve in the resonance, यानी delocalize in benzene ring. That's why it becomes stable, and donation of lone pair for protonation becomes difficult. That's why aryl amines becomes less basic in comparison to aliphatic amines. Second reason, aryl amines show negative inductive effect, attract and withdraw lone pair electrons of nitrogen, due to which becomes difficult for protonation. While in case of aliphatic amines, it becomes easy. Plus I in lone pair easy to donate for protonation. और लुईस बेस यही कहता है कम से कम लॉन पेयर हो और वो प्रोटोनेशन के लिए डोनेट करने के लिए अवेलेबल हो, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कर सकते थे, और भी हो सकता था। यहां पर एनिलीनियम आयन जो बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, यहां पर मोर स्टेबल बन जाएगा, इसलिए भी ये मोर बेसिक होता है। तो कई रीजन आप दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5O गिव्स ए कैरेक्टरिस्टिक कलर विद एक्वस FeCl3। भाई C6H5O है, FeCl3 के साथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है। ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 and NaOH at 400 Kelvin under pressure gives B, which is acidification gives a compound C. The compound C react with acetyl chloride to give D, which is a popular analgesic, पेन किलर। तो यहां क्या कर सकते थे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपने यहां देखा, यही है। तो यहां पर आपने करना था कि भाई C6H6O, C6H6O तो बड़ा सिंपल है, गैस कर सकते हो फिनॉल। फिनॉल
जब FeCl3 से रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बन जाता है FeOC6H5 होल 6 -3 प्लस 3H पॉजिटिव प्लस 3HCl। तो ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, फिनॉल। यहां पर कहा गया है कैरेक्टरिस्टिक कलर वॉयलेट कलर हमें मिल गया। अगला कह रहा है CO2 NaOH। अब जब फिनॉल को यहां से अब इसको हटा लेते हैं, यानी नेक्स्ट उसमें कह रहा है कि अगर ये A है, ये फिनॉल है, फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं CO2 किसकी प्रेजेंस में, NaOH 400 केल्विन। तो हमें ये A B मिलता है, यानी हमें इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा ONaCOOH। कंपाउंड B मिल गया। विच ऑन एसिडिफिकेशन, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस अगर करा दें, एसिडिफिकेशन कर दें HCl, तो ये हट जाएगा। तो यहां से OH COOH, तो ये मिल गया सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये फॉर्म हो गया, B हो गया, ये आपका C हो गया। अब वो कहता है रिएक्ट एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएजेंट हमने आपको पहले करा चुके हैं, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका फंक्शन होता है एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, एडिशन ऑफ RCO ग्रुप। एक्टिव हाइड्रोजन O को हटा देगा, यहां से O को हटा करके इस तरह से यहां पर OCOCH3 COOH, तो ये बन जाएगा एसिटाइल सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। और इसको एस्पिरिन भी कह देते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, इसको एस्पिरिन भी इसको कह देते हो। और ये एस्पिरिन ही एनल, तो ये D आपका फॉर्म हो गया। A बन गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है CBSE में भी, और HBSE में नया ट्रेंड ये किया गया है, 2024 से लागू हो रहा है, तो इसमें ये आएगा। तो अब आप देखते हैं हम इस पर क्वेश्चन भाई किस तरह से। तो यहां पर जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 6 इसमें है, तो 9 कार्बन एटम हो गए। ये सैलिसिलिक एसिड हो गया था। तो इस तरह से हम इसको, इस नेम रिएक्शन, ये क्या थी भाई, कॉल्ब्स स्मिथ रिएक्शन। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखें। नेक्स्ट, अब इसमें व्हाट इज द सेकंड, व्हाट इज द कंपाउंड ए। कंपाउंड ए क्या है, तो आपने कर लिया होगा, बोलिए कंपाउंड ए क्या होगा। कंपाउंड ए हो जाएगा फिनॉल। क्या हो गया, फिनॉल हो गया। कंपाउंड ए हो गया फिनॉल। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अभी हमने काउंट किया था, 9 कार्बन एटम हो गए। कितने कार्बन एटम हो गए बच्चों, 9। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड से, नाम क्या हो जाएगा, ये भी लिखा था, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्पिरिन। क्या हो गया बच्चों,
एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्जन रिएक्शन? इस रिएक्शन का नाम क्या था? रिएक्शन का नाम आपके सामने आया, क्या आया बच्चों? कॉल्स स्मिथ, कॉल्स स्मिथ रिएक्शन, कॉल्स स्मिथ रिएक्शन हो गई। अगला इसमें हम देखें, नेक्स्ट देखा, राइट द यूज ऑफ कंपाउंड डी। कंपाउंड डी क्या है भाई? एस्पिरिन था, और एस्पिरिन क्या है? एज एन एनाल्जेसिक। एस्पिरिन, एस्पिरिन यहां यूज किया, एस्पिरिन हो जाता है एनाल्जेसिक, दैट इज पेन किलर मेडिसिन। पेन किलर मेडिसिन की तरह इसको यूज किया जाएगा, कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये भाई, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। द चीफ सोर्स ऑफ द प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्सेज, फिश, मीट, peanuts, etc. They are found in every part of the body and form a fundamental basis of the structure and functions of life. These are also required for the growth and maintenance of the body. The word protein is derived from the Greek word proteases, meaning primary or the prime importance. Chemically, proteases are the polymers in which the monomeric units are the alpha amino acids. Alpha amino acid contain an amino NH2 and carboxylic group, functional group. Amino acids which are synthesized by the body are called non-essential amino acids. On the other hand, those amino acids which cannot be synthesized in the human body and applied and are supplied in the form of diet because they are required for the proper health and growth are called essential amino acids. तो ये पैराग्राफ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आए हैं उनको देखते हैं। वाई अमीनो एसिड शो एम्पोटेरिक बिहेवियर? भाई अमीनो एसिड्स एम्पोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? तो एम्पोटेरिक बिहेवियर ये शो करते हैं, तो इसमें क्या होता है भाई? अमीनो एसिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड्स में इस तरह से COOH होगा और NH2 लोन पेयर HR। तो ये H पॉजिटिव भी दे सकते हैं, लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, तो ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। ज्वेटर आयन फॉर्म कर लेते हैं, जुड़वा आयन, ज्वेटर आयन, जिसकी वजह से ये एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करेंगे। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंकेज? अब यहां लिंकेज कौन सी होती है भाई अमीनो एसिड में? तो यहां पर होता है पेप्टाइड लिंकेज। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है बच्चों? पेप्टाइड लिंकेज होता है CONH लिंकेज। ये लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहता है। द CONH बॉन्ड विच कनेक्ट टू अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, कर सकते हो। पॉलीपेप्टाइड्स, स्टूडेंट पॉलीपेप्टाइड्स क्या होगा? द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म बाय रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स विद विच आर कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, CONH लिंकेज। किससे जुड़े हुए हों? CONH लिंकेज से जुड़े हुए हों, तो क्या हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स? द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स विच आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन, एलेनिन हो जाएगा, एलेनिन, अर्जिनिन हो जाएगा, अर्जिनिन, टायरोसिन हो जाएगा। तो बहुत सारे इस तरह से हो जाएंगे।
हाउ मेनी अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन, तो 2 हो जाएंगे यहां पर बच्चों, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल, ये हमने उसमें पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाता है राइट द नर्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके लिए आप ने कैलकुलेट करना है। तो नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन है 2 हो जाएगा। तो यहां पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्या ध्यान रखोगे, जब सेल रिप्रेजेंटेशन आए तो वहां पर ये प्रोडक्ट होता है और यहां पर ये रिएक्टेंट होता है, जबकि जब रिएक्शन होती है एरो हेड और एरो टेल, वहां आप लोग जानते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 10 और इसकी वैल्यू होती है 1। तो बड़ा सिंपल है, 2.70 माइनस 2.0591 2 इंटू में 1। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको लगभग 68 वोल्ट ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। उसके बाद आपने डेल्टा जी नॉट आपका होता है माइनस NEF। तो यहां पर N आपको पता है 2 है, E आपको पता है 2.7 है, F आपको पता है 96,500 कूलम। तो इस तरह से आप डेल्टा जी निकाल सकते हो। नर्स इक्वेशन से भी यहां कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का है। मोलर कंडक्टिविटी निकलवाया है। मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है बच्चों, m गिवन कंसंट्रेशन, ये बड़ा सिंपल है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। वैल्यू पुट कर दो, कप्पा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 7.896 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 1000 अपॉन में 0.00241 और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसकी वैल्यू ये है, तो कंसंट्रेशन पे 32.76 और ये 390.5 यहाँ पर दे रखी है। जब इसको सॉल्व आप करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.084। तो अल्फा आ गया, गिवन कंसंट्रेशन आ गई, तो आराम से के निकाल सकते हो। के क्या हो जाता है, के आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यू पुट कर दो 0.084 स्क्वायर इंटू में 0.00241 अपॉन में 1 माइनस 0.084 और जब इसे सॉल्व करोगे तो 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से कर सकते थे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इन मॉलिक्यूल्स के निकालने हैं, दिए हुए हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो बोनस क्वेश्चन आप लिख कह सकते हो। भाई कोबाल्ट जिसका निकालना हो x प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू प्लस 2, तो x इक्वल टू प्लस 3 आ गया। क्या आ गया इसका, प्लस 3। यहाँ पर x माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू प्लस 1, तो x इक्वल टू प्लस 3, तो यहाँ पर भी प्लस 3 इसका आ गया। नेक्स्ट x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू प्लस 2, तो यहाँ पर प्लस 2 आ गया। यहाँ अगर हम देखते हैं 3 प्लस x
माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, यहाँ भी +3 आ गया। यहाँ पर देखते हो x + 0 - 3 इक्वल टू, तो x इक्वल टू +3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इसलिए बोनस का बड़ा आसान सा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है बैलेंस वन थ्योरी के बेसिस पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसमें जब हम देखते हैं भाई NiCl NiCN4 2 नेगेटिव, तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा अगेंस्ट हुंस रूल। तो जब हम यहाँ Ni2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन निकालते हैं 1s2 4s0 3d8, यहाँ पर ये आएगी। जब इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे 3d8, तो यहाँ पर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों? पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल। पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल। तो इसलिए यहां पेयरिंग होकर के ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। तो 4 यहां पर ऑर्बिटल आपको चाहिए क्योंकि 4 लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4, ये Cn, तो 4 Cn है। यहां सभी पेयर्ड हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या हो गया बच्चों? हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहां DsP2। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गई? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। ऑल पेयर्ड हैं, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हो गया। यहां अगर देखते हैं NiCl4 2 नेगेटिव, तो ये है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऑर्बिटल्स यहां पर अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो यहां पर बाद वाले सभी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं। जब यूज होंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसलिए टेट्राहेड्रल क्या रहेगा बच्चों? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रहेगी। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक ये रहेगा। क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो बड़ी आसानी से कर सकते थे, इसको कर सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये जो 4 प्रोडक्ट बनेंगे कौन कौन से होंगे और उनके नाम क्या होंगे? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल क्या रहेगा? CH3 CH2 CHO, और ये रहेगा ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनल प्रोपेनल। तो ये वाला इनोलेटाइन बनेगा, इसमें ये इनोलेटाइन फॉर्म होगा। जो इनोलेटाइन इस कार्बन पर फॉर्म होता है, इसमें इनोलेटाइन इस कार्बन पर फॉर्म होगा। तो ये एक बार तो ये अपनी एटम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इस तरह से कंपाउंड यहां फॉर्म हो जाएगा COH C, इस तरह से। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा C, तो यहां OH आ जाएगा और यहां CH, तो 1 2 यहां फॉर्म हो गए। नेमिंग जब इनकी दोगे तो 1 2 3 4 5, बाकी तुम जानते हो, मिथाइल हाइड्रोक्सी। जब ये मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा तो तीसरा कंपाउंड तुम्हारा इस तरह से OH C
CHO, ये फॉर्म हो जाएगा। और जब ये अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो फोर्थ इसका इस तरह से फॉर्म हो जाता है OHCCHO। जब तुम्हें नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये एथाइल हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो यहां हेक्सेनल आ जाएगा, यहां पेंटेनल आ जाएगा, यहां पर 5 हैं तो मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल पेंटेनल यहां आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका नाम रख सकते हो। दूसरा, यहां पर जो इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? इनोलेट आयन। और अदर मॉलिक्यूल जिस पर इनोलेट आयन अटैक करेगा वो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ओके, चलिए इसका और वाला पोर्शन देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। बड़ा सिंपल है भाई। बेंजीन कह रहा है पैरा नाइट्रो NO2, प्रोपियो CH2 CH3, प्रोपियोफिनॉल, एसिटोफिनॉन होता तो यहां CH3 होता, ये प्रोपियोफिनॉन हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या करना है, पहले इसको बनाना होता है पेंट। 5 कार्बन आप बनाइए, पेंट 5 कार्बन बना दिए। 3 पर इन 2 ऑन लगा दो, 3 पर इन लगा दो, 4 पर मिथाइल लगा दो, बन गया। बना सकते थे तो नंबरिंग यहां से देनी थी 1 2 3 4 5। फिर से वही पेंट 1 2 3 4 5, क्योंकि वो कह रहा है पेंटेनोइक एसिड 5। तो क्या कह रहा है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल, 3 पर ब्रोमो 1 2 3, 4 पर फिनाइल। तो ये बन गया आपका 3 पर ब्रोमो 4 पर फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट 4 पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, भाई ये बेंजल्डिहाइड होगा, पैरा पर मिथाइल लगा रहा है CH3, बना सकते थे, बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट इसमें 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल CHO, 3 पर मिथाइल 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो इस तरह से बच्चों BSCH 2024 या मार्च 2024 BSCH में किस तरह से अब जो हमारा चेंज किया गया है, नया शेड्यूल जिस तरह से पेपर का डिजाइन किया है, नया पैटर्न जो इसका डिजाइन किया गया है, उसको तुम इस तरह से आसानी से कर सकते हो। और इस तरह से मैं आप लोगों को 4 से 6 प्रैक्टिस पेपर्स कराऊंगा जिसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मैक्सिमम सिलेबस कवर्ड होगा। तो इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इससे एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। जो मीडियम बच्चे हैं और जो अच्छे बच्चे हैं उनका स्कोर 95+ एक्सलेट हो जाएगा। थैंक यू।